हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। तो देखो, आज हम लोग ना पीवाईक्यू करेंगे सिटीजनशिप को लेकर के, क्योंकि देखो मैंने प्रीवियस क्लास में सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया था कि संविधान में क्या प्रोविजन है और उससे रिलेटेड एक्ट्स क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 मैंने आप लोगों को कराया था कि जिसके तहत कौन से ऐसे आधार होते हैं जिसमें सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा सकती है और कौन से ऐसे आधार होते हैं जिससे सिटीजनशिप लॉस हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यूपीएससी में पूछे गए दो सवालों की कि भाई प्रीलिम्स में कौन कौन से सवाल बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेक्निक मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगी कि कैसे हम एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो देखो, एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, यूपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 371A to 371I were inserted in the Constitution of India to meet regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa। ठीक है, तो देखो बहुत सारे बच्चे होंगे कि यार कंफ्यूजन होंगे कि भाई यहाँ पर आर्टिकल जो 371A से लेके आई है कि हो सकता है इसमें से कोई स्टेट ना हो शामिल, यहाँ पे कुछ लूप दिया हो। ठीक है, तो आपको ये पढ़कर स्टेटमेंट अभी छोड़ देना है। आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर इस स्टेटमेंट के बारे में नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये आप लोगों को भी पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन सिटीजनशिप तो पढ़ा है ना। तो अब पढ़ते हैं आगे दूसरा स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए एनविसेज अ ड्यूअल पॉलिसी, द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड अ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आपका जो इंडिया है और यूएसए है, दोनों में ड्यूअल पॉलिटी होती है। दैट मींस यूनियन सरकार, यूनियन गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों में होती है ना, यूनियन और स्टेट अलग अलग सरकारें होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक लाइन दी गई है, बट अ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, इंडिया सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, बट यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है कि यूएसए में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का भी नागरिक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप के इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A naturalized citizen of India can never be deprived of his citizenship। कहने का मतलब है कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, देशीयकरण प्रोसेस के थ्रू कोई अगर भारतीय नागरिक बनता है तो क्या उसकी सिटीजनशिप कभी भी डिप्राइव नहीं की जा सकती है क्या? तो देखो, ये तो एक एक्सट्रीम केस हो गया ना कि भाई कभी भी नहीं करेंगे, चाहे वो व्यक्ति कुछ भी कर ले। तो ऐसी स्थिति तो क्या हो जाती है, एक एक्सट्रीम एंगल की तरफ इशारा करती है, ये एक्सट्रीम केस हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये नेवर है ना, यही ये बता रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो अब आप सेकेंड स्टेटमेंट को पकड़ लो कि भाई सेकेंड स्टेटमेंट कहाँ कहाँ है, या आप थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप पकड़ोगे ना तो एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करती है। ये देखो, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, आपको पकड़ में आ। ठीक है, तो यहाँ से जहां जहां पर भी स्टेटमेंट 3 है वो क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं। तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने इस तरीके से या इस टेक्निक के थ्रू एक सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने पर ही आपने इन तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और आप एक करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच गए हो। ठीक है, तो यहाँ वाला जो ऑप्शन डी है ये एकदम सही हो गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये पूछा गया था 2021 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला स्टेटमेंट है, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। एक ही सिटीजनशिप है और एक ही डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या होता है, स्थायी निवास कहते हैं ना जिसे हम। ठीक, अब पहला स्टेटमेंट ये है। अभी आप सिर्फ रैंडम स्टेटमेंट को पढ़ते रहो। अब दूसरा क्या है, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। कि भाई भारत में जो जन्म के आधार पर सिटीजन होगा वही हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब प्रेसिडेंट हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप। किसी फॉरेनर को किसी अगर सिटीजनशिप दी जाती है, अब यहाँ पर ये नहीं दिया गया था कि नेचुरलाइजेशन से दी गई है, रजिस्ट्रेशन से दी है, किस स्थिति में दी गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, एक्सट्रीम केस हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसको पकड़ा आपने, तो अब यहाँ देखो कौन कौन से ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो रहे हैं इसके थ्रू। यहाँ पर देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्योंकि स्टेटमेंट थर्ड आपका इनकरेक्ट है। अब फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों को क्या कंफ्यूजन है कि देखो यहाँ पर क्या है, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया में ऐसा नहीं है, यूएसए में ऐसा होता है कि यूएसए में कोई भी व्यक्ति अगर जिसका भी जन्म यूएसए में होगा वही वहां का प्रेसिडेंट हो सकता है। कोई नेशनलाइजेशन, कोई रजिस्ट्रेशन, किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति भारत का यूएसए का सिटीजन बनता है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। दैट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन सकता है। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में नेशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कोई व्यक्ति भारत का
सिटीजन होता है तो वो भी हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, यहाँ से इनकरेक्ट हो गया है। अब आपके पास कौन सा बचा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बचा है, दैट मींस ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप सिटीजनशिप का जो मैंने दो लेक्चर्स आप लोगों के लिए थे उसके थ्रू आप सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और आप इस तरीके के पीवाईक्यू को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।